कन्हैया कुमार राहुल गांधी को इसलिए पसंद आ गए क्योंकि कन्हैया कुमार जेल जाने के बाद भी सरकार के खिलाफ लड़ते आए। पर कुछ तो बदला होगा। लेफ्ट में जब आप थे और कांग्रेस में सेम कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों बदलेगा? विचारधारा दोनों पार्टियों की सेम नहीं है। देखिए, कांग्रेस के बारे में अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है। लेकिन जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब आपने कहा था आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। हम देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। अब दुश्मन कौन है कि अगर क्रिकेट का मैच है तो टेबल टेनिस के बैट से क्रिकेट का मैच नहीं होता है। सीपीआई छोड़ के क्या आपको कांग्रेस से ऑफर आया था या फिर ऑफर किसके थ्रू बात हुई थी? कांग्रेस कोई मॉल थोड़ी है कि ऑफर देगी कि क्रिसमस आ रहा है तो 50% ऑफ दे देते हैं। वैसे भाजपा ने कभी कहीं कोई ऑफर कहीं फीलर आया था कि भाई आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ? देखिए, आप राहुल गांधी, जैसे हार्दिक पटेल चले गए, याद है ना आपको? आप राहुल गांधी का विरोध कीजिए तो महत्वाकांक्षा की बात तो बीजेपी पूरा कर रही है। महत्वाकांक्षा पूरा करने के लोग भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में आप कभी जाएंगे नहीं? कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं। तेजस्वी से कैसे रिश्ते हैं आपके? वैसे अच्छे रिश्ते हैं। अभी तो जो लोग भी बातचीत होती है। किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? उठाओ डालो जेल। 9 साल हो गए हैं। तुमने जितने आज तक जो है आरोप लगाए हैं, तुम किसी चीज को जो है ना साबित करो, ठीक है ना? मुझे साबित करो कि मैंने चोरी की है, साबित करो कि मैंने कभी जो है देश में गलत बात की है, हमने कोई नारा लगाया है। तुम कुछ भी साबित तो करो। और जब जेल में डाल दिया गया तो हमारे पास 2 चॉइस था जो हर किसी के पास होता है कि आप या तो सत्ता के सामने लेट जाएं, नतमस्तक हो जाएं और कहें माई बाप हुजूर आप जो कह रहे हैं सब सही है, या भले आपकी गर्दन कट जाए, ठीक है ना, आप सीधा सीना तान के खड़ा हो और सच को सच और झूठ को झूठ कहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार के वैसे और भी बहुत सारे परिचय हैं। सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं जो कि कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एनएसयूआई के इंचार्ज भी हैं। जेएनयू छात्र संघ से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, अपना करियर शुरू किया और आज कितने कम समय में यहां तक पहुंच गए। बहुत स्वागत है कन्हैया कुमार आपका चाय वाला इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको नमस्कार। आप जब पिछली बार आए थे, हमने शायद यहीं बैठकर आपका इंटरव्यू किया था, तब आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी जो मुझे आज तक याद है। आपने ये कहा था कि जेएनयू वाली घटना ने आपको दिया कुछ नहीं, आपसे छीना बहुत कुछ। हमने कहा था कि देखिए जेएनयू वाली घटना ने आपको स्टार बना दिया और लोकप्रिय हो गए। अब आपने कहा नहीं, उसने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। क्या अभी भी आप ये कहेंगे? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सीडब्ल्यूसी तक पहुंच गए हैं। बहुत कम लोग पहुंचते हैं वहां तक। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं। आपको ना चाय पीने की इच्छा हो और आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी पिलाई जाए, पीना तो आप चाय चाहते थे ना। मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि एक विद्यार्थी का सपना ये होता है कि वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करे और वो नौकरी करे। जो कैरियर चॉइस वो लेता है खुद से, उस कैरियर चॉइस को वो फुलफिल कर पाए। तो आप नौकरी करना चाहते थे? बिल्कुल, मैं आप राजनीति में नहीं आना चाहते? मैं किसी कॉलेज में पढ़ाना तो नई बात है एकदम। मैं किसी कॉलेज में, ये बात तो पिछले 7 सालों से बोल रहा हूँ लगातार कि हमारा राजनीति में जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा था कि हम एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए हैं। हम जो है एक अच्छी नौकरी करें, अपने जो है परिवार के लिए उनके भरण पोषण की व्यवस्था ईमानदारी से कर पाएं, जिससे रात को सोने के लिए जाएं तो आईना देख करके सुकून हो कि हाँ, हमने जो है किसी का बुरा नहीं किया है, गलत नहीं किया है। और ज्ञान जो हमको समाज से मिला है, समाज को वही ज्ञान हम वापस करना चाहते थे। और इस घटना ने आपको राजनीति की तरफ मोड़ दिया? हाँ, वो मुझे राजनीति की तरफ इसलिए मतलब धकेल दिया गया आपको राजनीति में? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो है इसमें मतलब हालात ऐसे बन गए? हालात ऐसे बन गए कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। और वो जो पूरा का पूरा घटना हुआ, उसमें हमारा कोई से ही नहीं था। ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन था जो परमिशन देता, ना मैं प्रोग्राम का आयोजक था कि मैं उसमें शामिल होता, ना मैं जो है इस देश का गृह मंत्री था, वहां पर मौजूद भी नहीं थे, कानून व्यवस्था को देखता। मैं कहीं से जो है ना, मैं उसमें शामिल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होने के चलते और छात्रों को सबक सिखाने के चलते, उनके दिमाग में एक डर पैदा करने के लिए उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा करके जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो हमारे पास 2 चॉइस था जो हर किसी के पास होता है कि आप या तो सत्ता के सामने लेट जाएं,
नतमस्तक हो जाएं और कहें माई बाप हुजूर आप जो कह रहे हैं सब सही है, या भले आपकी गर्दन कट जाए, ठीक है ना, आप सीधा सीना तान के खड़ा हों और सच को सच और झूठ को झूठ कहें। और मैं अपने विश्वविद्यालय का ऋणी हूँ, उस विश्वविद्यालय ने मुझे पढ़ाया। वो विश्वविद्यालय अगर नहीं होता तो मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, मेरे जैसे पृष्ठभूमि के लोग जो है किसी गराज में काम कर रहे होते, किसी होटल में काम कर रहे होते, किसी कॉरपोरेट की नौकरी कर रहे होते, कहीं दरवानी कर रहे होते, पीएचडी नहीं कर पाते, या आपके सामने जो है बैठ करके आपसे बात नहीं कर पाते। कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताइए जो आज भी गटर में उतरते हैं, ड्राइवरी करते हैं, रेलवे में नौकरी करते हैं, कॉरपोरेट की नौकरी करते हैं, किसानी करते हैं, आप उनको बुला करके उनसे बात करते हैं? मेरे ख्याल से एक नहीं। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, मेरे सामने दो चॉइस था, एक की सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, दूसरा सत्य के लिए खड़ा होना, लड़ना। मैं सत्य के लिए खड़ा हुआ, लड़ना मतलब, हाँ लड़ना। और आज आप देखिए कि 9 साल हो गए हैं, मैं अपनी बात पे, अपनी चीज पे उसी तरह से कायम हूँ, और मैं बार बार इस बात को दोहरा, किताब भी लिख दी थी आपने तो, बिल्कुल इस देश बिहार टू तिहाड़, इस देश के विद्यार्थी इस देश के रीढ़ हैं, इस देश के नौजवान इस देश के रीढ़ हैं, उनको पढ़ाना, सबको शिक्षा देना ये संवैधानिक अधिकार है। और जो हमने शिक्षा हासिल की है, हम जितना पढ़े हैं, आप अगर एंकरिंग की पढ़ाई की है तो आप एंकर बनिए, हमने कैमरा चलाने का काम सीखा तो हमको कैमरा चलाने का काम दीजिए, जैसी हमारी योग्यता है वैसे हमको रोजगार के अवसर मुहैया कराइए। और इसको मैं एक बात में, एक लाइन में हमेशा जोड़ के बोलता हूँ, जब तक हम इस देश में यह तय नहीं कर पाएंगे सबको शिक्षा, सबको काम, तभी रहेगा देश महान। ये किए बिना जो है कोई चाय देश, तो पीजिए, अब चाय नहीं पी रहे हैं। कोई देश, मैं सुबह की ही चाय पीता हूँ लेकिन आपके आग्रह पे जो है मैं एक और दो टेस्ट करके देखिए जरा, हमारी चाय अच्छी होती है। आमतौर पर जितने मेहमान अब तक यहाँ आए हैं सबने तारीफ की है कि आपकी चाय अच्छी होती है। सवाल हो सकता है कि थोड़े तीखे भी हों, लेकिन चाय की तारीफ जरूर होती है। चाय अच्छी है, बस थोड़ी ज्यादा मीठी है। ज्यादा मीठी अच्छा, तो पिछली बार जब आप आए थे तब आप लेफ्ट की तरफ थे, आप सीपीआई में थे, अब आप कांग्रेस में हैं, तो क्या कुछ बदला है लेफ्ट से कांग्रेस में आने में? देखिए, जैसे हमारा हाथ होता है ना, लेफ्ट राइट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसे नहीं होती है। अगर हम लेफ्ट और राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम तब भी सत्ता के विरोध में थे, सरकार के विरोध में थे, हम आज भी सरकार के विरोध। तेवर आपके वही हैं आज भी? मेरे सवाल वही हैं। सवाल भी वही हैं? मेरे सवाल वही हैं जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, 75 साल के इतिहास में अपने आप में एक गर्व करने का विषय है कि आप कह सकते हैं दुनिया भर में कि हमारे देश में साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। प्रश्न मेरा उनसे बतौर प्रधानमंत्री तब भी था और आज भी है। पर कुछ तो बदला होगा। लेफ्ट में जब आप थे और कांग्रेस में, सेम कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों बदलेगा? विचारधारा दोनों पार्टियों की सेम नहीं है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के बारे में अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो इस देश के 5000 साल के इतिहास को अपने आप में समाहित किए हुए है। सिर्फ राजनीतिक विचारधारा नहीं, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, ऐतिहासिक जो सारे तत्व हैं ना हमारे समाज के, देश के, उसको कांग्रेस अपने आप में समाहित किए हुए है। इसीलिए कांग्रेस सेंट्रिस्ट मानी जाती है। कांग्रेस का मतलब भी यही होता है। कांग्रेस एक ऐसा अम्ब्रेला है, भीगता हुआ कोई भी इंसान जो है ना उस छाते के नीचे खड़ा हो सकता है। मैं समझ गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विचारधारात्मक विरोध और अंतर विरोध की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले भी और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद तो आपको अपनी सोच में, विचारधारा में कोई बदलाव नहीं करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा, बहुत ही नेचुरल हो गया। देखिए, मैं नेशनलाइजेशन के पक्ष में बोलता हूँ। इस देश में नेशनलाइजेशन किन्होंने शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने। उसको आगे किसने बढ़ाया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हम कहते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। प्रिवी पर्स को किसने खत्म किया? इंदिरा जी ने खत्म किया। और आप जानिए, आज की भाजपा जो जनसंघ से निकली है वो प्रिवी पर्स के समर्थन में थी। सारे राजे राजवाड़े जो थे वो जनसंघ को चंदा देते थे। आपको पता होना चाहिए, चाहे जयपुर की महारानी हो, चाहे ग्वालियर की महारानी हो, उनको जेल में जो है कांग्रेस की सरकार ने डाला। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि प्रिवी पर्स जारी रहे। लेकिन जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब आपने कहा था आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। हम देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। अब दुश्मन कौन है? इसका चुनाव नहीं, दुश्मन है बेरोजगारी, दुश्मन है गरीबी, मुद्दे, दुश्मन है किसानों का आत्महत्या,
दुश्मन है जवानों की आत्महत्या, दुश्मन है गैर बराबरी, दुश्मन है इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, देश मतलब की संपत्ति को दोस्त के हाथ सत्ता में। की नीतियां, जो सरकार की नीतियां। हम कह रहे हैं कि जो समाज का, जनता का लार्जर सवाल है, हाँ। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान, आपका भी, हमारा भी, आपके परिवार के लोगों का, हमारे परिवार के लोगों का, समाज में रहने वाले हर जाति समुदाय का, हर पहचान के लोगों का। ओके। ये है प्रश्न। समझ गया। और इस मुद्दा। प्रश्न को जो भटकाते हैं अपनी ध्यान भटकाओ योजना के तहत, जो डिवाइड एंड रूल करते हैं, जो डाइवर्ट एंड रूल करते हैं, वो दुश्मन है। उसमें अगर आज मोदी जी बैठे हुए हैं, आज अमित शाह बैठे हुए हैं, तो उनका विरोध कर रहे हैं। कल को मान लीजिए कि आप बैठ जाएं, परसों को कोई और बैठ जाए, तो जो है उसी वक्त जो है ना हमारे जैसे लोग भी पैदा हो जाए। मान लीजिए हम ही बैठ जाएं, हम ही ये करने लगे, हम ही जो है अपनी कही हुई बातों से पलट जाएं, हम कहें कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, और जब हमको सत्ता मिल जाए तो हम लोगों को रोजगार ना दें, तो हमारे खिलाफ भी जो है ना कोई यूनिवर्सिटी उठ खड़ी होगी, कोई विद्यार्थी उठ खड़ा। आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं आज मुझे। अमूमन में अच्छे मूड में रहता हूं। अच्छा दिन नहीं है इसीलिए तो आज मूड तो अच्छा रहता है। इसीलिए आज थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए कि सीपीआई छोड़कर और कांग्रेस में जब आप गए तो वो कैसे हुआ था, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता सारी बात बताएं। कौन ले गया था, किससे कैसे बात हुई थी? एक सीधी सी बात है। हाँ। अब मुझे ना इसके लिए जो है ना कोई सफाई की जरूरत नहीं। हाँ। मैं कहता हूं बस सच को पूरी आंख से देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। हाँ। मैं 2 साल पहले कांग्रेस में आ गया। हाँ। 2 साल बाद इंडिया अलायंस बना है। ठीक है। सारी पार्टियां उस अलायंस में है। ठीक है। सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, सीपीआईएमएल लिबरेशन भी है, आरजेडी भी है। आरजेडी जो है हमारे सामने कैंडिडेट दी थी। ठीक है। आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, सब पार्टी है। तो मैं तो ये काम 2 साल पहले कर लिया कि अगर क्रिकेट का मैच है तो टेबल टेनिस के बैट से क्रिकेट का मैच नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपकी कोई योजना है, आप इस देश के लोगों के लिए कोई सपना देखते हैं, आप चाहते हैं कि कल को फिर से आंगनवाड़ी का बच्चा जो है वो पीएचडी करता रहे, वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, इस देश के प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए, गृह मंत्री से ये पूछा जाए कि आप जो परिवारवाद पे भाषण देते हैं तो आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है, और इसको पूछने के चलते किसी आम नागरिक को जेल में ना डाला जाए, उसके ऊपर जो है देशद्रोह के झूठे मुकदमे। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं अभी। मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, तो कैसे हुआ था? मतलब वो सीपीआई छोड़ के क्या आपको कांग्रेस से ऑफर आया था, या फिर ऑफर किसके थ्रू बात हुई थी? कांग्रेस कोई मॉल थोड़ी है कि ऑफर देगी कि क्रिसमस आ रहा है तो 50% ऑफ दे देते हैं। नहीं, कुछ बातचीत तो होती है ना। ये सामाजिक जरूरत होती है, प्रासंगिकता होती है। मैं आपको इस देश के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की तरफ फिर से ले जाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे, नहीं, ये 2021 में क्या हुआ था? चक्र होता है ना, ये चक्र होता है, ये समय होता है। आज बहुत सारी पार्टियां जो इंडिया अलायंस का पार्ट थी, वो कभी जो है एनडीए में थी, वो जो है बीजेपी के साथ। एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पार्टी क्यों बदली। मेरा सवाल वो नहीं है, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। मेरी कहानी, वो हुआ कैसे था? मेरी कहानी में आपको कहते हैं कि राहुल गांधी को आप बड़े पसंद आ गए थे, कुछ लोग कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे हमारे जैसे आम नौजवानों के मुद्दे। हाँ, राहुल गांधी ने ये कहा था जब उनके कुछ करीबी लोग छोड़कर गए थे, उन्होंने कहा था मुझे डरने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे लड़ने वाले लोग चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कुछ 2x2 किया, फिर लगाया कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी को इसलिए पसंद आ गए क्योंकि कन्हैया कुमार जेल जाने के बाद भी सरकार के खिलाफ लड़ते आए हैं। देखिए, बात ये सिर्फ 2 व्यक्तियों के समझौते का नहीं है, बात ये 2 व्यक्ति के संबंधों का नहीं है, बात ये मुद्दों का है, बात ये विचारों का है। राहुल गांधी आज इस देश में बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, दलित हो, ओबीसी हो, गरीब लोग हों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, उसके लिए मुखरता से लड़ रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जो सत्ता का चक्रव्यूह है ना, उस चक्रव्यूह के सामने कोई व्यक्ति अभिमन्यु की तरह खड़ा है। हाँ। उसका नाम राहुल गांधी। और आपको भी ये समझ में आ गया कि अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, इतनी ताकतवर पार्टी से लड़नी है, तो कांग्रेस में रहकर बेहतर लड़ाई लड़ी जा सकती है। मुझे सिंपल एक बात समझ में आई कि लड़ाई जब एक ही है, हाँ, तो फिर अलग अलग क्यों रहना है?
तो सबको जो है एक साथ होना चाहिए। तो अलायंस तो मैं नहीं बना सकता था, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। कम से कम अलायंस जो बना सकता है उस व्यक्ति के साथ तो खड़ा हो सकता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ चल सकता हूँ। मतलब यही ना कि छोटी पार्टी में रहकर आप वो सब नहीं कर पाते जो एक बड़ी पार्टी में आकर, राष्ट्रीय पार्टी में आकर आप कर सकते हैं। बात बड़ी छोटी की नहीं है, बात समय की जरूरत की है। मैं समझ गया। आज का दौर ये है सर कि आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश ना करें, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बन सकती है इसका प्रयास होना चाहिए। और जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस में आए क्योंकि आप सांसद बनना चाहते हैं, तो इस सीपीआई से आप सांसद नहीं बन पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। सीपीआई के सांसद हैं, सीपीआई की जो है एक सरकार है एक राज्य में। नहीं, सीपीआई से तो लड़के आप हार गए थे ना चुनाव। नहीं, वो तो मैं बिहार में चुनाव हार गया था ना। ठीक है ना। वो अभी एक बात बताइए, हिंदी पट्टी में कोई व्यक्ति अगर चुनावी भविष्य को देखेगा तो महत्वाकांक्षा की बात तो बीजेपी पूरा कर रही है। महत्वाकांक्षा पूरा करने के लोग भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं। इसका मतलब महत्वाकांक्षा वाली बात ठीक नहीं है। इसका मतलब मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूँ। इसका मतलब इस देश के आम लोगों के लिए हमारे मन में कुछ सपने हैं। इसका मतलब हमारे जीवन का जो दर्द है हम महसूस करते हैं कि और नौजवान इस देश का वो दर्द ना। वैसे भाजपा ने कभी कहीं कोई ऑफर कहीं फीलर आया था कि भाई आ जाओ बीजेपी में आ जाओ? देखिए, आप राहुल गांधी, जैसे हार्दिक पटेल चले गए, याद है ना आपको? आप राहुल गांधी का विरोध कीजिए। आप कोई भी हो, आपका शर्त यही है कि आपको राहुल गांधी का विरोध करना पड़ेगा। आपके लिए बीजेपी का द्वार खुला हुआ है। आपके ऊपर चाहे कोई भी आरोप हो, चाहे भाजपा कहीं से कोई मैसेज कहीं आया है आज तक आप तक पहुंचा है? हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि उस बात का जिक्र ही क्या करना जिस बात का कोई महत्व ही ना हो। ठीक है कन्हैया, ईमानदारी से बताइए कि इन 2-3 सालों में लेफ्ट से कांग्रेस में आने के बाद के 2 साल आपके अंदर कुछ बदला है? थोड़ा बहुत भी बदलाव आया है? क्योंकि आपका विजन बड़ा हो गया होगा, क्योंकि उस समय सीपीआई में थे। जाहिर है लेफ्ट पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सोचती है क्योंकि उसे पूरे देश का ध्यान रखना है, पूरे देश में उसका फुटप्रिंट है। कुछ बदला है अंदर? एक जो हाँ, देखिए बदलाव तो सत्य है। ठीक है, एक तो अब आप उस उम्र में नहीं है, अब हम जीवन के जो है अगले दशक में प्रवेश कर चुके हैं। 36 के हो गए अब आप। उस वक्त हम 20 से 30 के उम्र में थे, अब हम 30 से 40 की उम्र में हैं। 36 साल उम्र हो गया है। तो जब आपका एज होता है, जब आप ग्रो करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कई सारे बदलाव आपके जीवन में आते हैं। बचपन से ही तो दाढ़ी लेके पैदा नहीं हुए थे ना, तो जवानी के साथ ही आई। तो बदलाव तो एक बात है, लेकिन एक बात जो मैं आपके सामने आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जब आप कांग्रेस पार्टी में होते हैं ना तो सिर्फ आप विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करेंगे ना तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे कि अच्छा आप ये बात कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो आपने क्यों नहीं लागू किया है हिमाचल में? तो हम ना कांग्रेस पार्टी में आज अगर हैं तो इस बात के लिए भी हैं कि हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे। क्योंकि आपको किसी राज्य में सरकार भी चलानी पड़ रही है, 3 राज्यों में है अभी सरकार। तो हम ये इंश्योर करेंगे ना कि हम उतना ही वादा करें जो पूरा कर सकें, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें। अब हम कहते हैं कि ओल्ड पेंशन लागू होना चाहिए तो हमारी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती है। ओके, सीडब्ल्यूसी में जाने का एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए पहली बार जब गए थे? देखिए ये अपने आप में मैं अमूमन इसके बारे में कभी बोला नहीं, लेकिन आपसे कहता हूँ कि जब मैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के लिए जा रहा था तो हॉल से पहले जो मुझे महसूस हुआ कि ये कितनी सम्मानित बात है, कितना प्रतिष्ठित बात है कि आप उस कमेटी में जा रहे हैं जिसमें गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, आपको जो है सरोजनी नायडू, तमाम तरह के लोग जो है इसमें बैठे हैं। इस देश को आज़ादी दिलाया है लड़ करके अंग्रेज़ों से। और जितने प्रधानमंत्रियों का आप नाम लें, मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, उससे भरा पड़ा रहा है ये कमेटी। उस कमेटी में प्रवेश करना अपने आप में जो है वो मीटिंग से ठीक बाहर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आप उस मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ कभी गांधी बैठा करते थे। तो इस देश के पहचान के साथ जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ हो उसकी बनाई हुई कमेटी में और जहाँ वो बैठा करते थे, जहाँ वो देश के भविष्य का फैसला किया करते थे, वहाँ आज आप बैठ रहे हैं तो अपने आप में बड़े हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, और वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी, साल का जो है ऐतिहासिक परंपरा। अभी थोड़ी देर पहले आपने चुनाव का जिक्र किया, कभी सोचते हैं कि वो चुनाव क्यों हार गए थे? जीत भी सकते थे गिरिराज सिंह के सामने।
अगर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया होता तो? सर मैं वो बच्चन साहब को अक्सर कोट करता हूँ, जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, वो बात चली गई। टक्कर तो तभी होती ना जब आमने सामने की होती और एक जॉइंट कैंडिडेट हो जाता। ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं हो पाया? ये तो मैं जो है चुनाव से पहले भी बोल रहा था, चुनाव हारने के बाद भी बोल रहा हूँ। ये तो सिंपल अर्थमेटिक है सर, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में। क्यों नहीं हो पाया फिर उस टाइम? वो नहीं हो पाता है, उसके कई कारण होते हैं, उसमें बीजेपी भी एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी कैसे कारण हो गई विपक्षी एकता में? बताइए। बिल्कुल कारण है। कैसे? क्या आप बात करते हैं साहब? विपक्षी एकता जो है बीजेपी कैसे आसानी से बनने दे देगी? अब आप कैसा आरोप लगा रहे हैं बताइए? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच है। अब तेजस्वी जी ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया तो इसमें बीजेपी का क्या रोल है? मैं अब सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम जो है ना देश की राजनीतिक परिस्थिति में बात कर रहे हैं कि आज भी इस देश में अगर आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आंकड़ा देखेंगे, तो मोदी जी को और उनकी पार्टी को 100 में अगर लोग वोट देंगे तो 38 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 62 लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो सिंपल अर्थमेटिक क्या है, 38 लोग अगर उनको वोट दे रहे हैं तो जो 62 लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं उसमें 39 लोगों को जो है एक साथ आना चाहिए, अगर उनको वो सरकार नहीं चाहिए तो। सीधी सी बात है। पर नहीं आए ना। प्रश्न ये है कि वो सरकार क्यों नहीं आना चाहिए, ये विजन होना जरूरी है। विरोध करने के लिए मोदी जी का विरोध करेंगे, उससे काम नहीं होगा। तेजस्वी से कैसे रिश्ते हैं आपके? वैसे अच्छे रिश्ते हैं। अभी तो जो लोग भी बातचीत होती है। बातचीत देखिए, राजनीतिक जीवन में आप ही से जो है कितनी मुश्किल से बातचीत होती है, कितना जो है आप पीछे पड़े रहे, मुझे कितना गिल्ट हुआ। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। देखिए, जो चर्चा चलती है, आप भी बिहार से हैं, तेजस्वी भी बिहार से हैं जी, और दोनों के बीच एक रेस मानी जाती है। नहीं, क्योंकि दोनों बिहार का भविष्य माने जाते हैं। नहीं, भविष्य कन्हैया कुमार भी इतना अच्छा बोलते करोड़ लोग जो है देश के भविष्य। तेजस्वी यादव, उनकी अपनी अलग फॉलोइंग है, इसीलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार का कोई और चेहरा ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। अच्छा, तो मैं ये कहूं कि आपका जो है रवीश कुमार से रेस चल रहा है। ये कोई बात नहीं होती है ना, एक ही प्रोफेशन में है आप जो है। अच्छा, जो है रोहित शर्मा का जो है विराट कोहली से रेस है, विराट कोहली का जो है वो रविंद्र जडेजा से रेस है। एक प्रोफेशन में हैं हम, और अच्छी बात यह है कि हम अभी एक अलायंस का पार्ट है। ओके, तो उस आप तो इस बार फिर मान लें कि आप अगर वहां से दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो फिर एक ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पे हो जाएगा। ये तो मैं जब सीपीआई में था तब भी कहता था, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जो राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है उसमें अनुशासन जो है वो सर्वोपरि है। मतलब पार्टी डिसाइड मैं आज कांग्रेस में भी हूँ तो इसी अनुशासन से जीवन जीता हूँ। अनुशासन हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। पार्टी कहता हूँ ना, एक मिलिट्री मैन जो है ना डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको कमान काट करके जो है कमांडेंट ने दे दिया कि तुम जो है राजस्थान के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तो राजस्थान के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, उधर जो है जेएनके में जाके। आपके लिए चर्चा दो चलती हैं, या तो आप बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे या फिर नई दिल्ली से, दिल्ली की एक नॉर्थ ईस्ट वाली जो सीट। देखिए, पार्टी मुझे मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव नहीं किसी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मोदी जी के ही खिलाफ नहीं हूँ, मोदी जी के नीतियों के विरुद्ध हूँ। हमारे अपने मुद्दे हैं। आपने एक बार कर्म भूमि अपनी अगर बेगूसराय बना ली, वो तो मेरी जन्मभूमि भी है। जन्मभूमि भी एक कर्म भूमि, क्योंकि वहां से आप चुनाव लड़ लिए और अच्छे खासे वोट भी आपने हासिल किए। 2,70,000। 2,70,000 कम नहीं होते, बहुत होते हैं। वैसे बीजेपी वाले कहते हैं जमानत जब्त हो गया, लेकिन ये झूठ बात है। मेरी जमानत जब्त नहीं हुई। हारा जरूर। गिरिराज सिंह को बहुत वोट मिले थे, लेकिन फिर भी आपने रिस्पेक्टेबल एक डिफीट उसे कहा जाता है। तो दोबारा आप बेगूसराय से क्या लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे क्या कहता हूँ, ये वैसा सवाल है ना कि तो पार्टी डिसाइड करेगी, जिसका जवाब जो है आप अगर दे रहे हैं, इसका मतलब आप पार्टी अनुशासन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब किसी व्यक्ति को जो है ना किसी मंच से नहीं। मैं इसको दूसरी तरह पूछता हूं, आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे या बहुत सारे लोग राज्यसभा जाना चाहते हैं? वो रूट आपको ठीक लगता है? राजनीति के 3 कंपोनेंट हैं सर। एक है कम्युनिकेशन नैरेटिव, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इलेक्शन। मैं तीनों ही कंपोनेंट से डायनेमिक्स से जुड़े हुए काम को करता हूँ। मैं आपके बीच में आकर के इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, मैं एक संगठन का प्रभारी भी हूँ, और मैं चुनाव का प्रचार भी जाकर के करता हूँ। तो चुनाव का जब प्रचार कर रहा हूँ तो पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम जो पार्टी कहेगी, जो कहेगी सो करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए कहेगी बिल्कुल लड़ेंगे, खुशी खुशी लड़ेंगे। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने से कैसे मना करेगा? मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि नहीं मैं टेस्ट मैच खेलूंगा, मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा? वो तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ना। आपका परफॉर्मेंस देख करके, आपकी कैपेबिलिटी देख के, आपकी एफिशिएंसी देख करके कि आपको आईपीएल खिलवाए, कि आपको जो है वनडे खिलवाए, कि आपको टेस्ट खिलवाए, लेकिन आप बतौर क्रिकेटर हर खेल खेलने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। सीपीआई में कैसे आए थे? देखिए, सीपीआई के बारे में हमेशा कहता हूँ, मैं सीपीआई ज्वाइन नहीं किया था, मैं सीपीआई में पैदा हुआ।
उस माहौल में मेरा घर बेगूसराय है। हाँ। बेगूसराय के बारे में कहा जाता था कि ये मिनी मॉस्को है। हाँ। मेरी जो लोकसभा सीट है उसमें 7 जो है विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हमारा घर आता है। अभी भी सीपीआई वहाँ से जो है एमएलए सीट जीती है 2020 में आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस में। जेडीयू उस वक्त हमारे अलायंस में नहीं थी। और उस सीट को आप देखेंगे, मेरा घर जिस विधानसभा में पड़ता है, एक बार तो लगातार 50 साल सीपीआई जो है उसको जीती थी। तो आप एक ऐसे वातावरण में पैदा होते हैं जहाँ आप वो सारे विचार, वो सारी टर्मिनोलॉजी, वो राजनीतिक तौर तरीका, माहौल, वो आपके अंदर अपने आप आ जाता है, कॉमरेड वाला। हाँ। तो हमारा जो ददिहाल है, दादाजी का जो परिवार है, वहाँ पे जो है वामपंथी राजनीति, वामपंथी आंदोलन, वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ऑल इंडिया। एक्टिंग भी करते थे आप उसमें? नहीं, एक्टिंग करते थे थोड़ा बहुत थिएटर में, वो स्कूल में जितना होता है। तो क्या मतलब ड्रामा प्ले वगैरह? हाँ, ड्रामा प्ले, गाना, ठीक है। गाना भी गाते थे? हाँ, तो ये सब हाँ, ये सब वहाँ होता था अपने आप। आप मुस्कुरा रहे हैं गाना गाने की बात पे। मेरा जो ननिहाल है, हाँ। वहाँ पे कांग्रेस का माहौल था। तो अच्छा। बिहार में एक लंबे समय तक 2 ही पार्टी थी मुख्य रूप से, या तो जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी या तो कांग्रेस पार्टी थी। फिर बाद में जो है वहाँ पे समाजवादी दल आए, ठीक है। फिर उसमें कई पार्टियां बनी। तो मतलब वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो गया कि आप सीपीआई से जुड़ हाँ, गए। फिर आप जब कॉलेज आए तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का आप मेंबर हो गए। जो स्टूडेंट विंग है सीपीआई से जुड़ा हुआ, उसमें जुड़ गए। फिर कॉलेज से पढ़ते पढ़ते जो है दिल्ली आ गए यूपीएससी की तैयारी के लिए। फिर यूपीएससी में सीसेट आ गया, और हमारे जो है लर्नड लॉयर, जो हमारे केस में भी लॉयर थे, वो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, वो सीसेट लेकर के आए। ये तो जो है जीवन का जो है एक चक्र होता है। यही मैं बार बार कहता हूँ कि उस सीसेट की वजह से जो है अब मुझे अपना कैरियर चॉइस बदलना पड़ा, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो लोग थे, जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के लोग थे, सीसेट आने से जो है उनकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम हो गई थी। तो मुझे लगा कि वापस जो है एकेडमिक्स का रुख करना चाहिए। बचपन आपने बड़ा गरीबी में बिताया ना, क्योंकि जो हमने आपका घर देखा है जहाँ आपकी माँ रहती हैं, पिताजी रहते हैं, गरीब, बहुत कच्चा घर देखा है हमने। वो जो जितने भी तस्वीरें और जो वीडियो हमने वो देखे, घर अब जो है अब मेरे पिताजी की मौत के बाद अब जो है वो बंटवारा हो गया है। तो वो जो घर आप देखते थे, वो घर अब हमारे चाचा जी के, छोटे वाले चाचा जी। तो फिर अब माँ कहाँ रहती हैं? माँ के लिए जो है हमने एक जो है घर बनाया है, अलग से बनाया है, उधर ही बेगूसराय में ही? बेगूसराय में, वहीं पे जो बगल में खाली ज़मीन थी, ओके। वो जहाँ पे हमारा किचन चलता था, जहाँ पे चापाकल था, जहाँ पे वॉशरूम था, वो खाली ज़मीन हमारे हिस्से में आई। और जो बना हुआ मकान था, जिसको दादाजी ने बनाया था, वो जो कच्चा था, मतलब ईंट का, और उसको खपरेल बोलते हैं, मिट्टी का, हाँ। उसका बना हुआ था, वो छोटे वाले दादाजी के हिस्से में गया है। तो अब जो है हमारे भाई साहब भी हैं, वो गाय पालते हैं, खेती करते हैं। तो अब माँ को पक्के घर में रखा है ना अब तो? हाँ, कम से कम अब पानी नहीं आएगा, पानी नहीं चूता है उसमें। ये भी बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। कम से कम हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार में एक सीमेंट, ईंट और रेत का जो है ना घर बन जाना, कि पानी जिससे न टपके, वो बहुत बड़ी माँ खुश होती हैं अब देख के कन्हैया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है मेरा बेटा? एक्चुअली मेरी नहीं, माँ, अगर माँ के लिहाज से आप देखेंगे, हाँ। तो माँ के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि उसके तकलीफ़ों का दौर जो है ख़त्म हुआ है, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें दिखती है, हकीकत वैसा होता नहीं है। हमेशा जो है एक डर रहता है। अभी भी डरती हैं? डरने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं राजनीतिक जीवन में आज के पर डेट अब तो में। कांग्रेस पार्टी का कवच है आपके चारों तरफ। अब तो उनको ऐसा लगता होगा कि राहुल गांधी इनके साथ हैं। तो राहुल जी को भी तो ईडी बुला रही है। आप ये देखिए कि इस देश में अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको परेशान करने के 50 तरीके हैं। तो माँ कहती नहीं है छोड़ दो राजनीति वगैरह, क्यों इतना बोलते हो, कभी कहती हैं? नहीं, माँ के प्रति जो है ना सब लोग ऋणी रहते हैं। मैं खास तौर पे ऋणी हूँ कि माँ ने कभी भी जीवन में मुझे, मेरे जो जीवन की परिस्थिति रही, जो हमारा निर्णय रहा, उसके विरोध में नहीं। तो जब डरती हैं तो आप क्या कहते हैं उनको? डरो मत। हाँ, डरो मत, देख लेंगे, डरो मत, तुम्हारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद तुमने अच्छा कर्म किया है, तुम्हारे आशीर्वाद से और हमारे परिवार की जो पृष्ठभूमि है, देश समाज में उसका एक योगदान है सर। हमारे घर से लोग जो है बेल्ट की नौकरी करते हैं, फौज की नौकरी करते हैं। कौन कौन है? हम जो है मेरे बहुत सारे भाई हैं, मेरी जो है बहनें हैं, कजन। हाँ, मेरी भाभी है। अच्छा, बहुत सारे अभी भी हैं आर्मी में? सब अलग अलग जब आर्मी में नौकरी करते हैं, सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं, एसएसबी में नौकरी करते हैं,
टीचर की नौकरी करते हैं, नर्स की नौकरी करते हैं। हम लोग इस देश के वर्किंग क्लास लोग हैं सर। पर आपका हम अनाज उगाते हैं देश के लिए, सीमा पे खड़ा होकर के सेवा करते हैं। पर आपका वो एक आर्मी वाला वीडियो बड़ा वायरल है जिस पर बीजेपी बहुत घेरती है आपको। बीजेपी तो कि कुछ आपने भी कश्मीर पर बोलती क्या है। बोल दिया था? बीजेपी तो कुछ भी बोलती है। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए बीजेपी मेरे खिलाफ हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहती है, ठीक है। मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? उठाओ डालो जेल में। 9 साल हो गए हैं, तुमने जितने आज तक जो है आरोप लगाए हैं, तुम किसी चीज को जो है ना साबित करो, ठीक है ना। मुझे साबित करो कि मैंने चोरी की है, साबित करो कि मैंने कभी जो है देश में कोई गलत बात की है, हमने कोई नारा लगाया है। तुम कुछ भी साबित तो करो। उनके पास तो नारे वाला केस अभी चल रहा है क्या? केस क्या चलेगा सर, 9 साल हो गया। मतलब पड़ा हुआ है कोर्ट में, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें? उस पे तो देखिए कई जगह कई छोटे छोटे केस के जो है फैसले भी आए। कई जगह पिटिशनर को जो है जज साहब ने जो है बहुत उनको धुतकारा कि जिसमें जो है कौन सी कोई जो है गैर संवैधानिक बात ये व्यक्ति कर रहा है। और जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उस वीडियो में तो आदमी ही नहीं है, इसकी आवाज़ ही नहीं है। तो सत्ता के पास बहुत शक्ति होती है। तो आप उस टाइम अगर वहां नहीं थे जहां ये घटना हो रही थी, तो आप कहां थे उस समय? मैं अपने हॉस्टल में था सर। अच्छा तो फिर आपका नाम कैसे आ गया अगर हॉस्टल में थे तो? नाम देखिए क्या है कि उनको बेसिकली जेएनयू को एक सिंबल बनाना था। अब जो आपने कहा उनको ना एक ऐसा प्रतीक बनाना था कि उसके पक्ष में जो भी बोले ना फट से उसके पीठ पे जो है एक लेबल चिपका दे। तो आपकी माँ उस समय तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई होंगी, जब आज भी वो डरती हैं उस समय तो उन पर पता नहीं क्या बीती होगी। स्वाभाविक रूप से, लेकिन मेरी माँ जो है ना एक धार्मिक महिला है, और धर्म की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जब मैं जिसके लिए मैं धर्म की प्रशंसा करता हूँ, कि आप अगर अपना सच जानते हैं ना तो आपके अंदर बड़ी साहस रहती है, बड़ी शक्ति रहती है। तो आप जेल में उन दिनों बिल्कुल आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं इतनी ताकतवर सरकार, इतने बड़े बहुमत के साथ आई हुई सरकार, डर मुझे आज भी नहीं लगता। नहीं, आज तो डरने की बात कम है ना। उस समय तो आप उम्र भी कम थी, तब भी नहीं डर। और देशद्रोह का केस, देखिए केस तो इस देश में जब भी आप सच बोलने की कोशिश करेंगे किसी भी सत्ता के खिलाफ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको क्रश करने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको तोड़ने मरोड़ने के लिए पूरी शक्ति लगाई जाती है। मतलब लेकिन बात यह है कि फिर विचलित नहीं हुए थे आप उस समय? नहीं, विचलित नहीं हुए। क्या चल रहा था? चोट बहुत लगा था, दर्द बहुत हुआ था कोर्ट में जो है। अच्छा वो जो घटना हुई थी, हाँ, वो काले कोट पहन करके पता नहीं तब आपने सोचा था कि मेरी छवि ऐसी बना दी गई है पूरे देश में जो मैं नहीं हूं, तो उसको कैसे बाहर जाकर मैं सुधारूंगा? मन में ये तो चलता होगा ना। वो मुझे भरोसा है, वो जो है दादी ने, माँ ने, घर वालों ने जो संस्कार दिए हैं, सिखाए हैं, उसी के बदौलत जो है ना, उसी मनोबल के सहारे चल रहे थे। और एक कहावत मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे यहाँ कही जाती है कि खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आप अगर सच के साथ हैं तो आज नहीं बाहर आएगा, कल नहीं बाहर आएगा, परसों तो बाहर आएगा। कभी ना कभी तो सच सामने आ जाएगा, कभी ना कभी तो झूठ को हारना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अंधेरी रात बीतेगी, कभी ना कभी तो सुबह का सूरज निकलेगा। तो आपको अपने सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। पुराने जेएनयू वाले दोस्तों से संपर्क है अभी, जो पहले उस समय आपके साथ थे? अमूमन आपको कॉलेज बातचीत हो जाती है, मतलब किसी से हो जाती है, किसी से नहीं होती है। और आजकल मेरे ऊपर बड़ा एक आरोप लगा रहे हैं मेरे खास करके दोस्त, और आप भी तो जो है मैसेज में जो है आपने लिखा कि बड़े इनएक्सेसिबल हैं आप। देखिए जीवन बहुत बिजी हो गए। हाँ, जीवन ऐसा है। कांग्रेस आपको घुमा रही है, पूरे देश में भेज रही है, यहाँ जाओ, यहाँ इलेक्शन है, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। देखिए आए हैं यही काम करने के लिए। आप अगर किसी टीम में शामिल हुए हैं तो इसी एक्सपेक्टेशन से हुए हैं ना कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी आप उसको डिलीवर करेंगे। पर आपका पहनावा नहीं बदला, मैं वही देख रहा हूँ, उसी तरह की कमीज, वही पैंट, एक हाफ जैकेट और चप्पल, आज भी वही पहना है आपने। देखिए पहले ये जो है हमारे जीवन का हिस्सा बना है, राजनीति जो है बाद में आई है, तो बाद में कुछ आ गया है, इसके लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, ये अच्छी बात तो नहीं। ये भी ऐसे ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी शादी हो गई है तो आप जो है माता जी के हिसाब से जो जीवन जीते हैं उसको छोड़ थोड़ी देंगे, आप उसको भी लेके चलते हैं। ऐसे ही चलेगा, मतलब पहनावा यही रहेगा, जीवन सादा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि आपका मन नहीं करता है बाकी युवाओं की तरह मॉल जाएं, बढ़िया कपड़े, जूते, घड़ी पहने, पिक्चर देखें, गर्लफ्रेंड के साथ घूमें? मन नहीं करता? युवा तो आप भी हैं, 36 के ही तो हैं अभी। नहीं, देखिए अब हम तो वैसे तो जो है 60 के भी अपने आप को युवा कहते रहे। प्रधानमंत्री अभी भी जो है 73 साल में अपने आप को युवा कह रहे हैं। मेरा भी मानना है, वो एक सेइंग है अंग्रेजी में कि एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ऑलरेडी पीएचडी में था सर। पीएचडी जो है एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन का आखिरी पड़ाव होता है। तो नए शौक तो बनते नहीं है ना, अच्छा बुरा
कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, वो सब डेवलप ऑलरेडी हो जाता है। हाँ। तो मैं जो है किसी दिखावे के लिए पर आप ऐसा वो सब नहीं करता। कर पाते ना जो बाकी लोग कर सकते हैं। मैं तब भी नहीं करता था ना। शौक ही नहीं है सवाल, मतलब हाँ, मैं तब भी नहीं करता था। मैं जो तब करता था वो तब आज भी वही कर रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था जो है किताबें पढ़ना, देश के अलग अलग हिस्सों में जाना, घूमना। वो तो मेरे प्रोफेशन का ही हिस्सा हो गया है। पढ़ना जो है वो आज तक नहीं छूटा है, ठीक है ना। जब भी मौका मिलता है तो पढ़ते तो हैं। जेएनयू के विवाद ने क्या सिखाया था आपको? एक चीज, कोई सबसे बड़ी चीज, सबक जो आपको दिया हो, जो आज भी आप याद रखते हो। डरना नहीं है। डरना नहीं, ये तो मतलब एक बुनियादी चीज़ है। हाँ। अगर आप सच के साथ हैं तो आपको डरना नहीं है। और दूसरा जो मुझे समझ में आया ना, कि नफरत नहीं करना चाहिए किसी से। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज आपको बता रहा हूँ। जेएनयू का वो जो पूरा विवाद जब उठा था, मैं पहला टीवी डिबेट के लिए ना न्यूज़ 24 आया था। हाँ, याद फर्स्ट है, डिबेट याद है मुझे। और जो एबीवीपी का लड़का था ना, जो हमारे साथ जीता हुआ था, जॉइंट सेक्रेटरी था, हम दोनों एक ही गाड़ी से आए थे। आप अपने जो है रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और रास्ते भर उसके साकेत साथ, नाम था ना शायद? नहीं, उसका नाम जो है साकेत नहीं था। साकेत दूसरा लीडर अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ। तो छोड़ देते हैं उस बेचारे का, जो है चलिए, करियर का सवाल छोड़िए, है, हाँ। उसकी ज़िंदगी है। हाँ, जाने पता चला उसकी पार्टी जो है उसको तंग करने लगी है, ठीक है। हाँ। तो साथ में चना खाते हुए आए थे, साथ में आराम से बात करते हुए। और अभी कुछ दिनों पहले जो है उसकी शादी हुई, उसको नौकरी हो गई, वो वार्डन हो गया है। हाँ। उसकी शादी हुई तो मुझे कार्ड आया था। तो जब मैं उस कार्ड को देखा तो मेरे मन में ये भाव आया कि देखो कि इस एक घटना से पूरे देश में मतलब डिनर टेबल डिवाइड हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप जो है अलग बन गए, लोग आपस में लड़ गए, एक पक्ष में थे दूसरे विपक्ष में थे, इतना पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उसको भी पता था कि मैं इसका दोषी नहीं हूँ। हम साथ में आए और आज जब इतने साल बीत गए हैं, उसके जीवन में जो उसको मिलना था मिल गया, नौकरी मिल गई, वार्डन बन गया, शादी हो रही है, उसका कार्ड मुझे भेज रहा है। अनावश्यक राजनीतिक विवाद के नाम पर, अनावश्यक जो है राजनीतिक विचार के नाम पर आप जो है विवाद के फेरा में संवाद मत छोड़िए। ओके। आपको किसी चीज़ के लिए भड़काया जा रहा है, आपको किसी चीज़ के पक्ष में खड़ा किया जा रहा है, किसी चीज़ के विपक्ष में खड़ा किया जा रहा है। आप ये तय कीजिए कि आप मनुष्य हैं, मनुष्यता और मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, प्रेम की ज़रूरत सबको होती है, इंसान को इस तरीके से बांटने वाली चीज़ है, उससे बचिए। ओके। ये जो एक बहुत बड़ी सीख है वो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। ये चूंकि ये संयोग है, इंटरेस्टिंग है जो कि घटना आपने बताई है। यही टीवी चैनल है। हाँ। वो घटना थी, पहला डिबेट था, वो एबीवीपी की तरफ से और मैं जो है जेएनयू की तरफ से, हम दोनों जेएनयू के पदाधिकारी। आज वो सब नहीं हो सकता है। और फिर उसको सब कुछ मिल गया, उसको नौकरी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसने अपना कार्ड भेजा। और तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी शादी नहीं हो सकती? नहीं, मैं ये नहीं कहना आप करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके नाम पे आपने जो अपने दोस्त को जलील किया, विचार के नाम पे आपने जो है अपने पेरेंट्स को जलील किया। अच्छा, छोड़िए ना। आपने अपने पड़ोसी को जलील ठीक है किया। ना, छोड़िए ये ना। गलत बात। अच्छा बताइए ना, शादी वादी के बारे में कुछ सोचते हैं अभी या नहीं, या करेंगे नहीं करेंगे कुछ? कौन शादी के बारे में? 36 क्यों हो गए अब? शादी के बारे में सोचता कौन है? आप सोचते ही नहीं? आप सोचे थे शादी के बारे में? सब सोचते हैं, कभी ना सच- कभी तो सच करेंगे। बोलिए। हाँ देखिए, एक एज के बाद तो सोचना पड़ता कभी है ना कभी करेंगे नहीं, कभी ना कभी होगी। ये एक ऐसा तो मामला माँ है की ना, पसंद से होगी? जिसमें सारा फैसला आप नहीं लेते हैं। मान लेंगे। शादी का सारा फैसला आप नहीं लेते हैं। जिससे शादी होनी है वो फैसला लेंगे, Okay. उसके घर वाले फैसला लेंगे, Okay. आप फैसला लेंगे, आपके घर वाले फैसला लेंगे। Okay. शादी तो एक सामाजिक चीज है ना, Okay. इश्क तो है नहीं। चलिए, कि मतलब बिना बताए भी चलेगा। ये भी बड़ी बात कह दी आपने कि कम से कम आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब ये कह रहे हैं हाँ शादी होगी, जब होगी तब होगी। हाँ, नहीं करूंगा ये क्यों बोलेंगे? नहीं, ठीक है। देखिए, जीवन का एक हिस्सा है और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मेरे हाँ। पिताजी ने जो है शादी की, मेरी माता जी ने शादी किया, तो ये संस्कृति को, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी ठीक चीज है। और वैसे भी मैं कोई शादी के विरोध वैसे में भी नहीं आपकी लोकप्रियता को देखते हुए हूं। और देखिए, मेरा लाइन क्या- लगी होगी। मेरा ये कहना है ना कि शादी करके उसको छुपाना उससे बेहतर है ना कि आप शादी करेंगे, कर सकते हैं, ये बात पब्लिकली बताएं। चलिए, ओके। अब कन्हैया कुमार, इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प रैपिड फायर राउंड। छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं, ये शर्त है। ठीक है, अगर मैं आप कहीं कोशिश करूंगा। हाँ, अगर कहीं आप जवाब ना देना चाहें तो आप पास भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का ठीक जवाब। है, ऑल राइट, शुरू करते हैं। कन्हैया कुमार, पहला सवाल आपके लिए, लोकसभा या राज्यसभा? नहीं, वो पार्टी जहां भेज देगी। पार्टी जहां भेज दे। बेगूसराय या दिल्ली? अगेन उसका जवाब, ये फैसले हमारे हाथ में नहीं है। ओके।
कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जीतेगी 2024 के चुनाव में? देखिए, ये जो है, हम तो चाहेंगे कि सारी सीटें जीतें। अब जनता हमको कितना सीट जिताती है उस पर निर्भर करता ओके, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? इंडिया से मतलब जो चीजें कांग्रेस के लिए लागू होती है वही इंडिया गठबंधन, क्योंकि दोनों विरोधी मतलब सरकार बनने की उम्मीद है? बिल्कुल है। ओके। देखिए, ये यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये विधानसभा चुनावों के बाद जो कहा जाने लगा है ना कि इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल गलत। वो तो पिछली बार भी हुआ था, असेंबली इलेक्शन हार के भी बीजेपी चुनाव जीती। ये एक साइकोलॉजिकल जो है ना वॉर है, जो अपोजिशन के खिलाफ चल रहा है, कि उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को ये एहसास कराया जाए कि गेम शुरू होने से पहले ही कि अरे ये गेम का रिजल्ट निकल गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जोश में हैं, हमारा मनोबल हाई है, और हम आपको बता दें बीजेपी परेशान है, बीजेपी बहुत परेशान है। इसीलिए आप देखिए कि कोई मौका नहीं चूकते हैं प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस को अटैक करने में। अपनी खुशी जो है, अपनी जीत का उत्सव भी जब कर रहे हो, तब भी जो है वो दूसरे पे हमला। चलिए, ओके, अगला सवाल। कन्हैया, आपका सबसे बड़ा पछतावा जीवन का कौन सा है, या कोई है भी या नहीं है? नहीं, बहुत सारे पछतावे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पछतावे हैं। जैसे मेरा एक था, मतलब मेरा एक पछतावा है जो मैं कर नहीं पाया। मैं स्कूल में जब पढ़ता था, मेरे दाएं बाएं जो मेरे दोनों दोस्त हैं, वो अभी ही इस साल ही आर्मी से रिटायर हो गए हैं। दोनों मेरे खास दोस्त जो दोनों साइड पढ़ते थे। फॉर्म जो है ना, मैं भी जो है मतलब ले आया था, उसने ही ले आया था कि तुम भी भर दो आर्मी का। हाँ, मुझे लगता है कि वैसे भी तो जीवन इतना निकल ही गया, और इस उम्र में अगर रिटायर हो जाते तो अच्छा था कि वो नौकरी कर लेते। आपने भरा नहीं था वो फॉर्म? हमने फॉर्म नहीं भरा, उस दोनों ने भर दिया। तो वो पछतावा है कि भर देते तो आर्मी में चले जाते। मुझे ना एक कंफ्यूजन था एक्चुअली, हमारे घर में लोग जाते रहते थे, तो मुझे लगता था कि हाइट कम है, शायद सिलेक्शन नहीं होगा। ओके। जबकि वो जो था वो टेक्निकल पोस्ट था, उसमें हाइट जो है उस लेवल पे बहुत मैंडेटरी था। ये बड़ी दिलचस्प बात बताई आप। सबसे दोनों मेरा दोस्त है, आज भी दोस्त है, ठीक है, अभी संकट में है। वो दोनों रिटायर होके घर आ गया है। अच्छा, सबसे बड़ी कामयाबी कन्हैया कुमार अपनी क्या मानते हैं आज तक? कामयाबी मेरे ख्याल से CWC होगा। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे इस बात की खुशी है कि 7 साल हो गए हैं, ठीक है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भटकाव के बिंदु थे। उस परिस्थिति में भी जो है ना, मैं जो कह रहा था, कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मैं अभी तक जीवन में जो है ना उसको लागू, मतलब सच साबित, आप सही साबित हुए, ये आपकी कामयाबी है। हाँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। ओके, ये सबसे बड़ी अच्छा, ओके। सही साबित तो अभी होना और अभी चीजें बाकी है। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और बीजेपी वालों में अगर चुनना हो तो? बीजेपी वालों में, हालांकि वो बीजेपी वाले ही नहीं मानते हैं, फिर भी बीजेपी वाले ही नहीं। देखिए, बीजेपी 2 तरह से पावर में रही है, डायरेक्ट पावर में रही है, इनडायरेक्ट पावर में रही है। इनडायरेक्ट पावर को आप देखेंगे तो बीपी सिंह की सरकार को समर्थन कर रहे थे। बीपी सिंह ने इस देश में जो है बहुत बड़ा पॉलिसी लेवल चेंज किया। ये जो पूरा आप मंडल की पॉलिटिक्स है वो बीपी सिंह की राजनीति से आया है, ये एक बात है। अगर आप डायरेक्ट भाजपा के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, अनडाउटली, ओके, चलिए, नहीं बड़ी बात है। आपको अगर वाजपेयी जी पसंद हैं या उनकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो वो भी बड़ी बात है। कम से कम वो लोकतंत्र में ना विपक्ष के महत्व को समझते थे। ओके, और देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप अब तक का किसे मानते हैं? देखिए, देश का अब ये ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। ये कोई ऐसा सीएम हो ना जो आपको पसंद आता है, यार ये अच्छा काम कर गया, ये करता है अच्छा काम? नहीं, चूंकि बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री, इतने सारे। बंगाल में देख लीजिए, आप ही की पार्टी के सीएम कितने साल रहे, मतलब आपकी पुरानी पार्टी वाले। अब मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्रियों का सवाल एक ऐसा सवाल है ना कि जिसमें ना आप एक चुनना मुश्किल है, एक चुनना मुश्किल हो जाएगा। ओके, करंट चीफ मिनिस्टर्स में से? करंट चीफ मिनिस्टर्स में जो है अभी सबसे परफॉर्मिंग और अपने जो है ना सारे वादों को रोज लागू करने वाले व्यक्ति जो है वो सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया, आप देखिए कि जिस भी सरकार आई, महिलाओं को बस में जो है फ्री एंट्री मिल गई रोज। आज भी एक चीज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, आज भी, ठीक है, कि जो अखबार बांटने वाले लोग हैं ना, जो वेंडर हैं, हॉकर्स हैं, उनको 2 लाख का बीमा आज ही अनाउंस हुआ है। ठीक है, ओके। देश में सबसे अच्छा भाषण कौन देता है आपके हिसाब से? आप अपना नाम भी ले सकते हैं। मैं अपना नाम कैसे ले सकता हूँ? मेरे ख्याल से आज के समय में सबसे अच्छा भाषण अगर आप राजनीतिक और चुनावी उसके आधार पे निर्णय करेंगे तो प्रधानमंत्री स्वयं हैं, मोदी जी।
हाँ मतलब सबसे अच्छा भाषण वही देते हैं। देखिए, अगर बोलने की कला की बात कर रहा हूं मैं, उनके कंटेंट पे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी जो आपको पसंद आता हो। बोलने के सिर्फ बोलने की कला किसमें ऐसी है जो आपको भा जाती हो? देखिए, आप मुझे सच ईमानदारी से अगर आप बिल्कुल कहें ईमानदारी तो राजनीतिक जीवन में हम लगातार भाषा की गिरावट देख रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को मैं ये कहूँ ना कि इसका बोलने का तरीका मुझे भा रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार अपनी ही कही हुई बात जब दोबारा सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जो स्तर की गिरावट है ना, वो चिंताजनक है। और बेस्ट प्रवक्ता, क्योंकि आपने भी बहुत डिबेट की है। हाँ, बेस्ट प्रवक्ता भी बहुत सारे हैं। आपके पसंदीदा प्रवक्ता कौन है? मेरे पसंदीदा प्रवक्ता, मैं ऑनेस्टली एक बात कहूँ, हाँ, मैं पिछले कई सालों से टीवी नहीं देखता हूँ, तो ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे बोल रहा हूँ। मुझे हालांकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ। मतलब 2-2 महीने 4-4 महीने के बाद एक ट्वीट करता हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि नकारात्मक भाव, नकारात्मक चीज़ें, पोलराइजिंग चीज़ें, ध्रुवीकरण करने वाली, समाज को बांटने वाली, नफरत की बात, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। शोरगुल ने इतना ज़्यादा जगह ले लिया है वहाँ पे कि आपको अगर अपनी सैनिटी मेंटेन करके रखनी है तो बड़ा मुश्किल। टीवी मत देखो। ओके, देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? पुराने नए सब ले सकते हैं आप। सबसे ईमानदार तो गांधी ही हैं, उनके सामने कोई नहीं है। सबसे बहादुर नेता कौन है? सबसे बहादुर नेता शहीद आजम भगत सिंह। 23 साल की उम्र में जो इंसान फांसी पे चढ़ जाए। सबसे सादा जिंदगी जीने वाला नेता आपके हिसाब से कौन है? बहुत सारे हैं। आज की अगर आप बात करें तो सबसे सादा तो राहुल गांधी जीवन जीते हैं। ये मैं आप उनके साथ रह करके मैंने देखा है, जितना साधारण जीवन वो व्यक्ति जीते हैं। 4 महीने उनके साथ चले हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक है। वो बहुत सादा जीवन जीते हैं, ठीक है। जिन चीज़ों को विवाद बनाया जाता है ना, ये टी शर्ट, उनको पता भी नहीं होता है कि वो टी शर्ट कौन लाया है। नहीं, वो कौन सा टी शर्ट है, अच्छा, क्या है, ठीक है। एक आज भी जो है एक टी शर्ट, एक जो है ट्राउजर, एक जो है हवाई चप्पल में रहते हैं। हाँ, और एक जैकेट कभी कभी पहन लेते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं कभी कभी। अभी आज की अगर बात करें तो बहुत सादा जीवन जीते हैं। अगर आप इतिहास की बात करें तो पूरी की पूरी फहरिस्त है। आप चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, आप चाहे विनोबा भावे की बात करें, जी भी तो, ममता बनर्जी को देखिए, की भी बात करें, चाहे आप लेफ्ट के नेताओं की बात करें, ठीक है। सादगी एक वक्त था जब राजनीति का गहना था। ओके, प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं ले सकते हैं सादा जीवन वाले में ना। जिस आदमी के पास 10 लाख का सूट हो, 13 करोड़ का जो है मर्सिडीज कार हो, 8,500 करोड़ का विमान हो और 2 लाख का पेन हो, तो उसके बारे में तो नहीं कह सकते कि उनका जीवन यही बात तो राहुल गांधी के बारे में भी कही जाती है। उनके पास भी महंगे महंगे कपड़े। राहुल गांधी के पास कहाँ 8,500 करोड़ का प्लेन है, कहाँ जो है 15 कपड़े तो महंगे महंगे, 15 करोड़ टी शर्ट कितना महंगा पहन लेंगे? मुझे बताइए कि इस दुनिया का सबसे महंगा टी शर्ट कितने का होगा? मुझे नहीं पता, मैं बहुत महंगी नहीं। कितने का होगा? 40,000 का होगा, 50,000 का होगा, 10 लाख का तो नहीं होगा। अच्छा, पीएम कौन बनेगा 2024 में? जिसको एमपी बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जो है ना, बच्चा हुआ नहीं है, उसका नाम क्या होगा, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या नीतीश कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कोई भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं, व्यवस्था में कोई बन सकता है। खड़गे जी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ममता बनर्जी ने, केजरीवाल ने बढ़ा दिया है पीएम फेस के लिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में से जो एमपी बन सकते हैं, वो जो है वो प्रधानमंत्री। राहुल गांधी पीएम बनेंगे? राहुल गांधी बिल्कुल पीएम बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी बन सकता है, तो राहुल गांधी क्यों? क्या इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कोई होना चाहिए? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वही सिर्फ पीएम फेस हो सकते हैं, बाकी तो एमपी जिनको पीएम बना दे। ओके, कांग्रेस में कन्हैया कुमार को कौन लाया? कांग्रेस में कन्हैया को कौन लाया? कांग्रेस को जो है, जो देश की परिस्थिति है आज, उस परिस्थिति हालात ले आए। कांग्रेस में कन्हैया क्यों आए? देश की परिस्थिति को बेहतर करने के लिए। सीपीआई क्यों छोड़ी? सीपीआई छोड़ी नहीं है, आज भी दिल में है। नहीं, दिल और दिमाग अलग अलग नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीपीआई में भी हम एक संघर्ष कर रहे थे। ओके, और यहाँ भी संघर्ष को लेकर के हम यहाँ आए। कांग्रेसी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा चुनना हो तो किसको चुनेंगे? ज्यादा करीब किसके हैं? मैं कहता हूं कि विचारधारा अगर इस देश में चुनना है ना, तो देश का संविधान चुनिए। संविधान, बहुत बढ़िया। राजनीति में कन्हैया को कौन लाया था?
राजनीति में जो है ना कौन लाया, हमको लगता है कि राजनीति में ना कोई आपको लाता नहीं है, आपकी जीवन की परिस्थितियां जो है ना वो जीवन चक्र में जो आप उसका हिस्सा हो जाते हैं। देश का आपका सबसे बड़ा सबक कौन सा रहा है लाइफ का? वो तो शायद आपने बता दिया, वही हो गया। इश्क मोहब्बत के बारे में कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं? इश्क बहुत खूबसूरत चीज़ है। इश्क अगर इंसान के पास नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। कभी हुआ है? कभी, ये बार बार होने वाली चीज़ है। कितनी ये जो है ना ये मतलब आप इसको कोरोना जैसा मत समझिए। आप मुझे बताइए, बतौर मनुष्य अगर आपके दिल में इश्क नहीं है, आप मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप मनुष्य कैसे हैं? और राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान खोली है वैसे भी। ये अच्छी बात है। हाँ। आप मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई व्यक्ति जो है खुले तौर पे प्रेम की बात कर तो रहा है। पहली बार कब हुआ था? इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रेम की बात करते थे। हाँ, पहली बार कब हुआ था कन्हैया इश्क? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जब में? से होश संभाले हैं तभी और मुझे लगता है कि जब तक मृत्यु शैया पे ना पहुंच जाएं, ठीक है ना, खुद से, समाज से, देश से, लोगों से, दोस्तों से, प्रकृति से जो है ना इश्क बार बहुत बार बढ़िया। करते अब मैं राजनीति में कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका? पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड्स अच्छे जिनसे ज्यादा बात होती हो, जिनके साथ चाय पीते हो, बैठते हो? राजनीति में ऐसे लोग नहीं मिलते। अच्छा, राजनीति के बाहर है? राजनीति में ऐसे लोग नहीं मिलते। ओह, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द या पहला वाक्य आपके जहन में आता है आपको वो मुझे बताना है। ठीक है। ये तो मुझे जो है ना यूपीएससी एग्जाम टाइप का लग रहा है। बहुत आसान है ये तो, कोशिश क्योंकि करें। सब आपके जीवन के दायरे के अंदर ही है, आपके अनुभवों के अंदर ही है सारा ये। ठीक है। पहला नाम है उमर खालिद। जेल में है, बिना गलती की जो है ना, बिना किसी गुनाह का जो है जेल में है। शैला राशिद। शैला राशिद को नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को मुझे लगता है इस बार एमपी का टिकट नहीं देगी बीजेपी। ओके। संबित पात्रा। संबित पात्रा एमपी बन जाएं, वो यही चाह रहे हैं। प्लस जो है ना जीरो ठीक से गिन पाए। राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश की मौजूदा राजनीति के अभिमन्यु जैसे लगते हैं। अभिमन्यु। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक ऐसी मार्गदर्शक हैं कि कांग्रेस जब भी विपरीत परिस्थिति में होती है उसको उसमें संकट मोचक। संकट मोचक नहीं, मैं कहता हूं मार्गदर्शक। एक जो एक वर्ड होता है ना, पैट्रॉन, गार्डियन। ठीक है, ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड कांग्रेस लीडर, अगर आप कि हर मीटिंग में, हर बात में, हर घोषणा पत्र में, हर चीज में जो महिलाओं की एडवोकेसी करती हैं वो है प्रियंका गांधी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कभी कभी देश आते हैं। अमित शाह जय शाह के पिताजी हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके दोस्त हैं? दोस्त, सहयोगी तो जरूर हैं। सहयोगी कह सकते हैं। हाँ, दोस्त नहीं। अब मैं उनसे पूछ करके अगली बार आपको बताऊंगा कि जब मुझे कोई पूछे कि वो हमारे दोस्त हैं कि नहीं, भाई बता दो मुझे, मैं बोलूंगी नहीं। ओके। लालू यादव। सहयोगी तो जरूर हैं। सहयोगी। लालू यादव। लालू यादव बिहार के जन नेता हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छे प्रशासक और जो है कुशल संगठनकर्ता और विपरीत परिस्थिति में अपनी पार्टी को जो है सत्ता में टिकाए रखने की एबिलिटी रखने वाले। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सादगी से परिपूर्ण और साहसी लड़ाकू जो है मुख्यमंत्री हैं। वो तो कांग्रेस से तो गठबंधन ही नहीं हो रहा है बंगाल में। तो हमसे गठबंधन नहीं होगा इसका ये मतलब थोड़ी है कि सच को सच नहीं कहेंगे, झूठ कहना शुरू कर देंगे। जो है सो है। पी विजयन। पी विजयन भी अगेन, पी विजयन के अंदर भी जो है वो सारे गुण हैं। कुशल संगठन करता है, अच्छे प्रशासक हैं। और जो है आपकी पुरानी पार्टी के सीएम है भाई, आपके लेफ्ट के सीएम। हमारे सहयोगी सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में एक टेम्पलेट सेट किया है कि कोई भी प्रोफेशनल ये सोच सकता है कि पॉलिटिक्स भी हमारा कैरियर हो सकता है। ओके। एक बहुत बड़ी चीज है। इससे पहले प्रोफेशनल ऐसा नहीं सोचते थे। अफजल गुरु। अफजल गुरु एक आतंकवादी था और उसको जो है इस देश की न्यायिक प्रक्रिया ने जो है सजा दिया, क्योंकि अपने आप में बड़ा अपराध है कि लोकतंत्र के मंदिर पे हमला किए जाना, उसका दोषी होना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है शर्मसार। ओके। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना विमान के विमान मंत्री हैं। कैसे? एयर इंडिया है ही नहीं। अच्छा। अब बताइए, रेलवे हो ही ना, ट्रेन हो ही ना, हमको रेल मंत्री बना। ओके। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है मोदी जी को धक्का मार करके जो है पीएम बनने के फिराक में। हिमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि आरोप लगा कर गए थे कि राहुल गांधी ने मिलने का टाइम नहीं दिया मुझे, वो कुत्ते को बिस्किट खिला। यही उनका क्वालिटी है। मैंने आपको क्या कहा
जो राहुल जी को गाली देगा हाँ, उसको बीजेपी में चढ़ बीजेपी जाएगा। बहुत ऊपर लेके जाएगी। वही है, जहां कहीं भी राहुल गांधी का नाम जुड़ जाए, हाँ। ठीक है ना, उसका वैल्यू बीजेपी के अच्छा, लिए बढ़ हार्दिक जाता है। पटेल, हार्दिक पटेल के लिए मेरे मन एक में- समय उनकी गिनती मैं आपके साथ होती थी देश शुभकामनाएं के। देता हूं उनको कि जो है वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, ठीक है। और हम जानते हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री जो है ना वो नेता नहीं बनता है, उसके लिए आपको मुलाजिम होना पड़ेगा। ओके। मोदी जी का अगर आप खिचड़ी बनाए हैं जब मोदी जी जो है संघ में थे तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका कपड़ा इस्त्री हार्दिक, किए हैं तो आप ओके। मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका जूता ठीक कराए हैं तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मैं हार्दिक भाई को यही कहूँगा कि क्वालिटी देख लीजिए मुख्यमंत्री होने का क्या है। ओके। शुभकामनाएं आपको। जिग्नेश मेवानी, जिग्नेश मेवानी एक लड़ाकू हैं, अपने दम पे बिना किसी बैकग्राउंड का, सच्चाई के सहारे, संघर्ष के सहारे दूसरी बार जो है लोकतंत्र की अदालत में, जनता की अदालत में हाथ जोड़ करके वोट ले करके दूसरी बार एमएलए बने हैं। युवा नेता हैं हमारे, मैनिफेस्टो दोस्त कमेटी हैं के मेंबर उनको हैं। दोस्त कह सकते हैं? हाँ वो दोस्त हैं। ओके। जेएनयू, जेएनयू ने जो है बोलने की आवाज़ दी है। जेएनयू घर कह सकते हैं जेएनयू को? जेएनयू को हाँ सेकंड होम तो कह ही सकते Second हैं। जेएनयू के बारे में एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ। हाँ। जेएनयू से आप जाते हैं, जेएनयू आपसे नहीं जाता है। ओ, कोई ऐसा संस्थान आपके जो है ना कैरियर में भी ऐसा हुआ होगा कि आप वो संस्थान छोड़ देते लेकिन वो हैं, आपके अंदर से वो नहीं आपके जाता है। अंदर से नहीं जाता। ओके। सीपीआई, सीपीआई पहली पाठशाला है जहां से हमने राजनीति सीखी। आरएसएस, आरएसएस विचार के तौर पे जो है मैं उसका धूर विरोधी हूँ। वो इस पोल पे है, मैं उस पोल पे हूँ। लेकिन मैं आरएसएस की एक बात के लिए प्रशंसा जरूर करता हूँ कि लगातार जो है वो 1925 से एक काम में लगे रहे और अंततः जो है उनको सफलता मिली है। तो इतना सरकार patience, बनाने में, सरकार भी बनाने में, अपने मुद्दे को लागू कराने में, जो मुद्दों को उन्होंने राजनीतिकरण किया, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो सीमा का मुद्दा हो, राष्ट्र का मुद्दा हो, उसमें उनको सफलता मिली। तो उनका अनुशासन और पेशेंस, ओके। ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सीखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू जहाँ पे राष्ट्र कभी हिंदू- बनेगा, बन पाएगा? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप गुलाम हो सकते हैं अंग्रेजों के तो कुछ भी हो सकता ओके। है। हिंदुत्व, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, धर्म नहीं। धर्म नहीं। ओके। वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। ओके, इसका भारत- धर्म और आध्यात्म से कोई लेना देना ओके। भारत माता की जय। भारत माता की जय था, है, रहेगा। बहुत बढ़िया। मैंने तो एक बार कहा था कि जीवन में भारत माता का जय का इतना महत्व है ना कि आपके अपने इर्द गिर्द जो है ना इस तरह के नाम होने चाहिए। मैं मजाक सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके। आजादी, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम आज भी जो है आज़ाद देश में जो बची खुची गुलामी है ना उससे आज़ादी चाहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि देश से नहीं, देश में आज़ादी की जरूरत है। ओके। देशद्रोह, अगर आप आज़ादी नहीं बोलते रहेंगे, हाँ। देखिए अगर दिवाली के दिन दिया नहीं जलाएंगे हाँ। तो अंधकार जीतेगा। अगर देशद्रोह, आप आज़ादी की बात नहीं करेंगे तो गुलामी समाज में ओके। बढ़ेगा। देशद्रोह, देशद्रोह जैसा कुछ कुछ नहीं होता है। राजद्रोह होता है, राजद्रोह, सरकार का द्रोह होता है। देशद्रोह क्या होता ओके। है? सावरकर, देश प्रेम होता है, देशभक्ति होती है। सावरकर, सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं भाजपा वाले। और वो थे भी, जब अभिनव भारत के वो सदस्य थे तो पर आप तो नहीं स्वतंत्रता मानते। सेनानी थे। हम क्यों नहीं आप मानेंगे? तो जब- माफी वीर कहते हैं उनको। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं। मैं किसी को भी राहुल गांधी कहते हैं। मैं किसी को भी ओछा नहीं साबित करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके। क्यों नहीं करता हूँ उसकी एक वजह आपको बता देता हूँ। गोडसे के चेले ही गांधी पे फूल चढ़ा रहे हैं तो हमको जो है मुंह से वो बोलने की क्या जरूरत है? परिवारवाद, जिसका आप हमेशा विरोध करते थे आज भी करते और कांग्रेस पर आरोप लगता है कि परिवारवादी वो पार्टी। झूठ बात है। परिवारवाद जो है ना वो एक समस्या है और वो किसी भी क्षेत्र में अगर हो तो ये गलत है। आप टैलेंट को, ठीक है ना, जिसको अवसर नहीं मिला है उसके अवसर को मार रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। ना वो सिनेमा के लिए अच्छा है, ना मीडिया के लिए अच्छा है, ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम ये है ना कि मीडिया में है तो अच्छा है, हाँ। बिजनेस में है तो अच्छा गांधी है, परिवार है तो बुरा है। राजनीति में है तो बुरा है, भाजपा में है तो अच्छा है, कांग्रेस में है तो बुरा है। मुझे अब अच्छा, नोएडा में बैठे हुए हैं ना, हाँ। नोएडा का एमएलए कौन है? हाँ, पंकज सिंह, किसके बेटा है? राजनाथ सिंह के। परिवारवाद है कि नहीं है? ओके। और मैं गिनाना अगर शुरू करूंगा नहीं, तो जाहिर है, एक घंटा बहुत बोलूंगा लंबी इस पे, लिस्ट है। 1 घंटा। और मैं एक बताता हूँ, जो कांग्रेस से चले जाते हैं, हाँ। जिनको आप कांग्रेस में जब रहते हैं तो परिवारवादी कहते हैं, सिंधिया जी, हाँ, रीता correct। बहुगुणा जोशी जी, Correct। ठीक। मैं गिनाना शुरू Correct, करूँ ना, ठीक है, सही है। ये अनुराग ठाकुर, ओके। जातिवाद,
क्योंकि आपके नारे लगते थे ना, जातिवाद से आजादी। नहीं, वो नारे लगते नहीं थे, वो मेरी सोच है कि किसी पर भी कांग्रेस समाज पार्टी के तो अब जातिवाद की राजनीति कर रही है। कैसे? कह रही है कि वो जाति गणना कराइए। अच्छा, तो हम अगर कह रहे हैं कि सरकार पशु गिन रही है तो ये पशुवाद कर रही है, पेड़ गिन रही है तो पेड़वाद कर रही है। जातिवाद से आजादी तो यही हुआ ना कि जातियां खत्म कर दीजिए, इसका मुद्दा खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म होगा? गिन के। आपके अंदर जो है एक वो है, कैंसर है। हाँ। ठीक है, एक्सरे करना कैंसर को बढ़ावा देना है कि एक्सरे इसलिए कर रहे हैं कि कैंसर का इलाज करेंगे? तो उसमें तो रिजर्वेशन मांगेंगे ना। क्या रिजर्वेशन मांगेंगे? आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। तो कल से मेट्रो में बंद कीजिए, विकलांग लोगों के लिए जो सीट है आरक्षित, महिलाओं के लिए जो प्रसूति हैं उनके लिए, वो बंद कर दीजिए। ऐसे थोड़ी देश चलता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो बराबर का अवसर मुहैया नहीं कर रहा। ओके। ये तो गलत तरीके से बात को आप रख रहे हैं। कन्हैया कुमार, इसीलिए मैं अमेरिका की बात करता हूँ। हाँ। जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए जो है अलग से रैंप बनाते हैं, तोड़ दीजिए। काहे बात आई तो विकलांगवाद है, ये कोई तरीका होता है? ओके। अगर एक बात मुझे बताइए कि बिहार में अब इंडस्ट्री नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आप कहिएगा क्षेत्रवाद है। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। मैं वही कह रहा था ना, कन्हैया कुमार ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं लोग आपके बोलने की कला के नहीं, हम सच बोलते हैं प्रशंसक हो साहब। जाते हैं। कितना कला भी की तीखा बात नहीं सवाल है। पूछिए, कन्हैया के पास हर सवाल कला का की जवाब बात होता नहीं है। सच है साहब, कन्हैया, ईमानदारी से स्वीकार करने की बात। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच इस बहुत बढ़िया इंटरव्यू के लिए। आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमें खुद नहीं पहले पता थी। थैंक यू सो मच कन्हैया, बहुत धन्यवाद। Thank you. और हमने आपको देर कराई इसके लिए सॉरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू।